नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट इसका रीजन है सेटेलाइट रीजन। सेटेलाइट रीजन आपको बताया था, रीजन बिटवीन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1 एंड टीलोमेयर इज कॉल्ड एज सेटेलाइट रीजन। यहाँ पे जिस क्रोमोसोम के पास ये रीजन होता है उसको आपको पता है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1 है क्या वो सबके पास है? नहीं है ना, वो केवल क्रोमोसोम 5 पेयर्स हैं, 13, 14, 15, 21, 22 के पास ही होता है। जिस क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? एसएटी क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? एस फॉर साइन, ए फॉर एसिड, टी फॉर थाइमोन्यूक्लिको। बेटा ये फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, साइन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एब्सेंट, एसिड थाइमोन्यूक्लिको मतलब थाइमिन न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे एब्सेंट होता है। देखो बेटा, अगर ए और टी एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है डीएनए के अंदर, तो यहाँ पे अगर थाइमिन ही नहीं होगा, थाइमिन एब्सेंट है, साइन का मतलब एब्सेंट है, अगर यहाँ थाइमिन नहीं होगा तो क्या एडेनिन आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एडेनिन थाइमिन की पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी। किसकी पेयरिंग देखने को मिलेगी? ग्वानिन और साइटोसिन ही यहाँ पे ज़्यादा होंगे, एडेनिन और थाइमिन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? थाइमिन ही नहीं है तो एडेनिन नहीं आ सकता है, तो इसलिए ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है। ये हम कह सकते हैं सेटेलाइट रीजन या एसएटी क्रोमोसोम। तो सेटेलाइट रीजन जो है एसएटी क्रोमोसोम सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियस, जिसमें थाइमिन एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम या सेटेलाइट क्रोमोसोम। ये जी से रिच होते हैं बेटा। देखो इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है डीएनए, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस वाले में कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, दो टाइप के क्रोमेटिन हो सकते हैं। जहाँ पे टाइटली पैकेज्ड है, पैकिंग ज़्यादा टाइट है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और जहाँ पे लूजली पैक्ड हो से क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पे कैसा है? टाइट पैकिंग होती है, पैकेजिंग होती है, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन टाइप का डीएनए रहता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, यहाँ बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पे बहुत यूजफुल हैं। ये सबके जो हैं इस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के सीक्वेंस जो वो यूनिक है बेटा। वर्ल्ड में किसी भी दो पर्सन का रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं है, एक्सेप्ट अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो उस केस में छोड़ करके बाकी किसी दो पर्सन का अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का जो सीक्वेंस है वो बहुत ही यूनिक है। यही इसलिए बेसिस बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक टेक्निक है बेटा जिसको हम 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस में स्टडी करते हैं, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट सब, तो डीएनए के फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं। किसकी वजह से बेटा? क्वेश्चन आ चुका, किसकी वजह से? सेटेलाइट रीजन की वजह से, या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो वहाँ पे प्रेजेंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या है? देखो बेटा, जिन सीक्वेंस को आप पढ़ोगे ना, बार बार आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम टाइप का सीक्वेंस सा रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। इसका फंक्शन क्या है? यूज़ क्या है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट रीजन के ऊपर बेसिस पे ही ये डिपेंड करती है, और इसी को यूज़ करते हुए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। फोरेंसिक साइंस में ऐसा किया जाता है बेटा। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें ये सब होती है टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोरेंसिक साइंस। कॉमनली आपने सुना भी होगा क्राइम वगैरह में जो है जो होता है तो फोरेंसिक में जाता है। फोरेंसिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे। तो वो किस पे बेस्ड होती है? डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर जो है वहाँ पे सैटेलाइट रीजन है उसके बेसिस पे वो चेक की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा टीलोमियर्स। इसका लास्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, दैट इज टीलोमियर्स। टीलोमियर्स जो है आपको बताया था कि बेटा एंड पे जो है इसके एंड्स को हम क्या बोलते हैं? इसको टीलोमियर्स बोलते हैं। दोनों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, यही हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, इट कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ऐसा कौन सा रीजन है क्रोमोसोम का? बाकी सारे रीजन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन जिसमें सिंगल स्ट्रैंड मिलता है वो कौन सा होगा बेटा? टीलोमियर। कैसा होगा? टीलोमियर, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या है बेटा? ये एक एंजाइम है जो टीलोमियर को बनाता है, सिंथेसिस ऑफ टीलोमियर करता है, टीलोमियर जो बनाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, मैंने लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो डीएनए से आरएनए का बनना तो क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर उल्टा हो जाए और डीएनए बन जाए, या फिर मैं कहूँ ऐसे हो जाए, तो बात यहाँ पे क्या होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए का बन जाना क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का बनना क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस होता है टीलोमियर्स का, ये टीलोमियर्स के अंदर डीएनए जो है प्रेजेंट क्या है, डीएनए, लेकिन बना किससे, आरएनए से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो टीलोमरेज एंजाइम वो क्या करता है बेटा, आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए से क्या बना देता है बेटा, डीएनए, और आरएनए से डीएनए बनाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि हमारा टीलोमेयर के अंदर डीएनए तो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है तो डीएनए, आरएनए नहीं है ना, डीएनए है तो आरएनए से बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो टीलोमेरेज एंजाइम बहुत जरूरी है टीलोमेयर बनाने के लिए। इसके अंदर सीक्वेंस होता है बेटा, यूनिक है। कौन सा सीक्वेंस है, 5 to 3 टी थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, 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 ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सिर्फ नाइट्रोजन बेस लिखा है लेकिन इसमें तीनों होंगे, शुगर भी होगी, फॉस्फेट भी होगी, नाइट्रोजन बेस भी होगा। ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, ये भी थाइमिन, थाइमिन वाला है, ये वाला जहाँ पे एडेनिन वाला होगा न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन वाले होंगे, ये ग्वानिन वाले। तो ये सीक्वेंस पे आ चुका है बेटा, कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट मिलता है टीलोमेरेज के अंदर, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। तो 5 to 3 डायरेक्शन भी याद करना है, 5 थाइमिन क्या है 5 पे, ग्वानिन किस साइड है 3 पे, तो एक ग्वानिन रिच रीजन भी कहलाता है जहाँ पे ग्वानिन का कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, आपको समझो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है बेटा, 5 to 3 में थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, 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 दोनों तरफ सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है। इससे क्या होगा बेटा, अगर ये सेम सीक्वेंस होगा ना तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा बेटा, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा सेल डिवीजन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा सेल डिवीजन होगा उतनी ही हमारी सेल्स अच्छे से नई सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। और सेल का डिवीज़न करवाने के लिए ज़रूरी क्या है बेटा, टीलोमियर्स का फंक्शनल होना। और क्यों रह पाते हैं ऐसा, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि यहाँ दोनों पे प्रेजेंट होगा तो इसको रिपेल करने का काम करेगा। तो इससे दो फायदे होंगे, देखो यही इसका फंक्शन भी है। फंक्शन ऑफ टीलोमेयर क्या है, टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो बहुत आसान है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई यंग पर्सन है जिसकी ग्रोथ हो रही है या जिसकी ग्रोथ हो चुकी है या ओल्ड एज में कोई जा चुका है, अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस क्या आएगा, सेल डिवीजन की पावर या टीलोमेयर की एक्टिविटी। एज के साथ टीलोमियर्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। आप खुद सोचो, अगर ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट था एंड पे ये खत्म हो जाए तो फिर हो सकता है क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर जाएं। उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा बेटा, अगर हमारे क्रोमोसोम, देखो मैंने ऐसे ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिए, अगर ये आपस में ही फोल्ड कर जाए ना बेटा तो इनको डिवाइड करके इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल है। ये अपने में फोल्ड कर जाएं या एक दूसरे के साथ चिपक जाएं तो फिर ये दोनों एक साथ जाएंगे तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने का चांस है। अगर ये ऐसे फोल्ड हो गए तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल होगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिवीजन के दौरान, या एक दूसरे के साथ जुड़ गए तब भी मुश्किल होगा बेटा। तो ये ऐसे फ्यूज नहीं होते हैं, ना ये अपने एंड्स के साथ आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये फ्री रहते हैं। और ये फ्री रहेंगे तो बेटा इसके कारण जो प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एंड्स हैं ये टीलोमेयर बचा देगा, तो सेल डिवीजन पावर अच्छी रहेगी। और सेल डिवीजन पावर अच्छी रहेगी तो किसी के अंदर ज़्यादा सेल डिवीजन रहती है तो वो पर्सन ज़्यादा हेल्दी और यंग दिखाई देते हैं। ज़्यादा यंग क्यों दिखाई देंगे, एजिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, लेट हो गई। हमारी एजिंग कब होती है, जब ग्रोथ रुक जाती है, और किसी की ग्रोथ चलती रहे तो एजिंग होने के चांसेस कम है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस हो गया बेटा। अगर एजिंग बढ़ती है तो टीलोमियर शॉर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा टीलोमियर की लेंथ पे, या टीलोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाए तो बताओ एजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा एजिंग तो बढ़ेगी और टीलोमियर शॉर्टन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है, एज बढ़ती है टीलोमियर छोटे होते हैं, इनवर्स रिलेशन है दोनों का। कैसा है बेटा, एज और टीलोमियर का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। एज बढ़ेगी, टीलोमियर्स छोटे होंगे, और यहाँ पे शॉर्टन होने से क्या होगा, इनकी फ्यूजन ऑफ एंड्स स्टार्ट हो गया तो इनका सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा। इसी को बचाने के लिए क्या होता है, टीलोमियर प्रेजेंट होता है तो सेल डिवीजन कम होना शुरू हो जाएगी, और किसी की सेल डिवीजन कम हो जाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी तो पर्सन एज्ड होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है किसी की एज को मेजर करने का, लेंथ ऑफ टीलोमियर, जो कि शॉर्टन होती रहती है विद द एज।
मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो सेलिब्रिटी आपको यंग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो है ओल्ड एज में जा चुके होते हैं, 45, 50, 55, 60 की एज में। एक्चुअल में वो बाहर से सिर्फ चेहरे को अपना जो है चेंज करवाते रहते हैं। चेहरे का चेंज कैसे होता है बेटा, वो कुछ सर्जरी करवा लेते हैं या मेकअप करवा लेते हैं, ऐसे चेहरा थोड़ा सा ग्लो करता दिखाई दे। एक्चुअल में वो अंदर से उनकी सेल की एक्टिविटी देखोगे तो वो काफ़ी एज्ड हो चुकी होती है। पता कैसे लगता है? टीलोमियर्स, क्योंकि बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी एज के साथ कम हो जाते हैं। टीलोमियर्स की जो लेंथ शॉर्टन होगी तो डिवीजन कम हो जाएगी, नई सेल्स नहीं बनेंगी, तो बॉडी अपने आप ही एज्ड हो जाएगी, बॉडी दिखाई देगी, रिंकल्स बनते दिखाई देंगे। लेकिन वो उस उम्र में भी जो है इस तरह जो मेकअप करवाते हैं या फिर सर्जरी करवा लेते हैं, जो स्ट्रेच करवा लेते हैं अपने स्किन को ताकि वो यंग पर्सन की तरह दिखाई दे, जबकि रियल में उनके अंदर देखोगे आप तो उनकी बॉडी रियल में एज्ड हो चुकी है, क्योंकि टेलोमेयर की लेंथ छोटी हो गई है। तो इसलिए कहते हैं सबका जो है मर जाना या मृत्यु के पास जाना वो तय है। क्यों तय है बेटा? टेलोमेयर शॉर्टन होंगे, टेलोमेयर शॉर्टन होंगे तो सेल डिवीज़न कम हो जाएगा, सेल डिवीज़न कम होगा तो बेटा उसके बाद में उस पर्सन की सेल्स काम करना बंद कर देंगी, तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जानी है। तो ये तो लिखा हुआ है कि हम इस दुनिया में आएंगे तो इस दुनिया से जाएंगे भी, और ये एक तय प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पास करते हैं, और हमारे अंदर भी एजिंग होने से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी बेटा किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, केवल किस को कंट्रोल नहीं कर सकता? टेलोमेयर की लेंथ को छोटा होने को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी, चाहे कितना ही कोई रिच हो, कितना ही पावरफुल हो, वो इस चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो स्लो कर सकता है बट कांट स्टॉप इट, ये रुक नहीं सकती। इसलिए हर कोई पर्सन इस दुनिया से जाएगा क्योंकि इसकी टेलोमेयर की लेंथ छोटी होगी और एजिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेल डिवीजन कम हो जाएगा, तो नई सेल बनेंगे नहीं, तो डेफिनेटली पर्सन इज गोइंग टू डाई और लीव दिस वर्ल्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर्स। तो ये सब हमने डिस्कस किया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा टेलोमियर्स क्या है, टेलोमियर्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। हाँ, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ऐसा रीजन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। कौन से एंजाइम से बनता है? टेलोमरेज से बनता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है बेटा, और इसका सीक्वेंस होता है 5 to 3 डेज में थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ये ग्वानिन रिच सीक्वेंस होता है बेटा, और इसका फंक्शन है टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मैं कहूँ कि एक क्रोमोसोम में कितने टेलोमेयर हो सकते हैं, एक क्रोमोसोम में अगर सिंगल क्रोमेटिड वाला है तो 2, अगर ये डबल क्रोमेटिड वाला होगा तो 4 हो जाएंगे बेटा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार तो कि जहाँ पे जिसका नंबर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम हो सकता है, तो वो क्या हो सकते हैं? टेलोमियर्स भी हो सकते हैं। जैसे सेंट्रोमियर देखोगे, सेंट्रोमियर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है किसी क्रोमोसोम में। क्रोमेटिड का नंबर देखोगे तो क्रोमेटिड का नंबर भी 1 से ज़्यादा हो सकता है, अगर क्रोमेटिड ऑप्शन आ जाए तो वो भी आंसर बन सकता है, लेकिन उसका नंबर जो है 2 ही मैक्सिमम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्रोमेटिड का। लेकिन टेलोमेयर का नंबर कितना हो सकता है? 4 तक भी हो सकता है। इसका नंबर 1 से ज़्यादा लेकिन 4 तक भी हो सकता है। तो क्या है बेटा? टेलोमियर्स। और टेलोमियर्स का इंपॉर्टेंट रोल आपने देख लिया कि ये क्या रोल प्ले करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अबाउट सैटेलाइट, टेलोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, NOR एंड अबाउट ऑल अदर थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड नाउ। आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।